हेलो बच्चों, आइए आपका स्वागत है इस चैनल पे। इस चैनल पे कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट है उसके वीडियो डाले जाते हैं और इसमें सभी वीडियो डिटेल में डाले जाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये जो सीरीज चल रहा है अकाउंट का, इसमें पहले मैं बता दूं कि इससे पहले बहुत सारे चैप्टर को कंप्लीट किया गया है। आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक करो, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, प्रैक्टिकल इत्यादि के जितने भी वीडियो है वो आपको सीक्वेंस में नज़र आएंगे। एक और गुजारिश है कि जब भी कोई वीडियो देखें, आप पूरा प्लेलिस्ट जब भी आप देखें तो वीडियो को शुरू से देखें, डे 1 डे 2 करके देखें ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो। जो शुरुआत करेंगे, आज का जो वीडियो है वो एक नए चैप्टर की शुरुआत के साथ शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर है। जैसा कि आपको पता है कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के बाद रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हमें अकाउंट के अंतर्गत पढ़ना पड़ता है। इसमें हम लोग पहले थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे, 2 वीडियो लगेंगे इस थ्योरी को कवर करने के बाद। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट करेंगे। तो अकाउंट्स फॉर क्लास 12 के लिए रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये दोनों चैप्टर बिल्कुल एक जैसे हैं, थोड़े से कॉमन फ़र्क है। इसको मैं बाद में आपको समझाऊंगा। फ़िलहाल हम लोग रिटायरमेंट का थ्योरी पढ़ेंगे। रिटायरमेंट का थ्योरी आज इसका डे 1 है, हम लोग डे 1 पढ़ेंगे। मतलब ये है कि आज हम लोग फर्स्ट डे इस थ्योरी को पढ़ेंगे, फर्स्ट डे इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो बिल्कुल इत्मीनान के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा सारे सीक्वेंस में बताऊँगा और चीज़ें समझा कर बताऊँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर होता क्या है, ये क्या है, रिटायरमेंट होता क्या है, रिटायरमेंट कैसे होता है, क्यों होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि होता क्या है। आपको समझना होगा कि जब कई बार पार्टनर के बीच में असहमति होती है, कई बार पार्टनर के रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं, कई बार पार्टनर किसी पार्टनर का एज काफ़ी ओवर हो चुका है, वो काम करने में सक्षम नहीं है, एबल नहीं है, उसका हेल्थ काफ़ी पुअर चल रहा हो, और या फिर कुछ पार्टनर के बीच में स्ट्रेंथ पैदा हो गया हो, कुछ मतभेद पैदा हो गया हो, कुछ असमानताएं पैदा हो गई हो। तो ऐसे में क्या होता है कि पार्टनर झगड़ा करने से बेहतर है, एक दूसरे को टारगेट करने से बेहतर है कि अलग हो जाए, बिजनेस से अपना हिसाब करवा लें और अलग हो जाए। अलग हो जाने का मतलब ये नहीं है कि बिजनेस बंद हो जाना है। अलग हो जाने का मतलब ये है कि जो पुराना पार्टनर है उससे एक पार्टनर अपना हिसाब करवा कर अलग हो जाएगा कि भाई मेरा हिसाब कर दो, मैं आपके साथ बिजनेस नहीं करना चाहता। बस समझ में आ रही है। तो आपको पढ़ना है, आपको समझना है कि व्हेन अ पार्टनर, 1 और मोर पार्टनर्स, हो सकता है कि 1 या 2 पार्टनर बिजनेस को छोड़ दे। आप तो जानते हैं कि लिमिटेशन कितने की, 50 पार्टनर की लिमिटेशन है एक पार्टनरशिप फॉर्म में। तो एक पार्टनरशिप फॉर्म में 50 में से 1 या 2 या 10 कुछ पार्टनर अलग होना चाहते हो, तो बिजनेस से अलग अगर वो लीव करना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, द फॉर्म एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स, फॉर्म को रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यू रखेगा टू डू द बिजनेस ऑफ द फॉर्म, इट नोन एज द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ऐसे इसी को रिटायरमेंट कहा जाता है, जिसमें पार्टनर अलग तो हो जाएगा लेकिन बाकी जो बचे हुए पार्टनर है वो बिजनेस को चलाते रहेंगे। एक कंडीशन होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, उस समय क्या होता है कि फॉर्म बंद हो जाती है, मतलब फॉर्म को ही ख़त्म कर दिया जाता है। यहाँ पे फॉर्म जो बिजनेस चल रहा है उसको नहीं ख़त्म करना है, उसमें से अपने आप को ख़त्म करना है, अपने आप को अलग करना है उस बिजनेस से। कई बार अलग अलग केसेस हो सकते हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं, जो काउजेज़ हैं वो कई भी हो सकते हैं, बहुत सारे काउज हो सकते हैं एक दूसरे से अलग होने के। लेकिन कुछ काउज आपको जान लेने हैं, जैसे ओल्ड एज है, जैसे पुअर हेल्थ है, ठीक है, जैसे स्ट्रेंथ रिलेशन है, मतलब आपका रिलेशन बेहतर नहीं चल रहा है, असमानताएं उत्पन्न हो रही है पार्टनरों के बीच में, असहमति हो रही है, आपको लग रहा है कि हम उसके साथ काम नहीं कर पाएंगे, तो आपका रिलेशन उससे बिल्कुल अलग कर लेनी है, झगड़ा बिल्कुल नहीं करनी है। तो व्हेन 1 और मोर पार्टनर लीव द फॉर्म, ठीक है, वो अगर लिप्स कर जाते हैं, फॉर्म से अलग हो जाते हैं, और बाकी जो बचे हुए पार्टनर है, ये बात आपको समझना है, बाकी जो बचे हुए पार्टनर है वो बिजनेस को कंटिन्यू रखेंगे। इसका मतलब ये है कि इसमें सबसे बड़ा हिसाब रिटायरिंग पार्टनर का होगा। जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका हिसाब करके उसको निकाल देना है। बात समझ में आ रही? तो ये बहुत आसान है, आपको समझना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें समझना है कि जब रिटायरमेंट होती है किसी पार्टनर को
कि तो उस समय हमें क्या क्या कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, कैलकुलेशन क्या क्या करने पड़ते हैं रिटायरमेंट के समय, क्या क्या ट्रीटमेंट करना पड़ता है, क्या क्या एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ये हमको समझना होगा। सबसे पहली बात है कैलकुलेशन अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। जिस समय किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है उस समय हमें ये बात निकालनी पड़ती है, बात पता करनी पड़ेगी कि जो पार्टनर चला जाएगा, जाने के बाद पुराने पार्टनर का न्यू रेशियो क्या होगा। मतलब पुराने पार्टनर को तो फॉर्म को कंटिन्यू रखना है ना, तो पुराना पार्टनर फॉर्म को कंटिन्यू रखेगा। फॉर्म को कंटिन्यू रखने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा कि ये ध्यान में रखने, ये भी तय करना पड़ेगा, ये भी उसको डिसीजन लेनी पड़ेंगी कि हमारा न्यू रेशियो क्या होगा। तो हमें इसके बारे में जानकारी लेनी होगी, हमें प्रैक्टिकल इसके बारे में पढ़नी होगी। गेनिंग रेशियो क्या होगा, तो क्या होता है कि जो पुराना पार्टनर है जो लीव कर रहा है फॉर्म से, जो आपके पार्टनरशिप से रिटायर कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, पुराना पार्टनर अलग हो रहा है। तो जब पुराना पार्टनर अलग हो रहा है तो पुराने पार्टनर को बचा हुआ जो कोई पार्टनर है, जो पार्टनर सब बचे हुए हैं, तो वो उनका शेयर गेन कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें गेनिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, तो हमें तो एक तो काम करना पड़ेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, दूसरा काम हमको करना पड़ेगा गेनिंग रेशियो का। बात समझ में आ रही है, तो हमें ये काम करने पड़ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मतलब ये है कि जब कोई पार्टनर रिटायर करेगा तो उसके हिस्से की क्षति होगी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो अपना शेयर क्या करेगा, पुराने पार्टनर को देकर जाएगा। तो शेयर के बदले में उसे क्या चाहिए, तो गुडविल का वैल्यू चाहिए। बात समझ में आ रही है, क्या चाहिए, गुडविल का वैल्यू चाहिए। उसकी जो क्षति हो रही है, ठीक है, उसकी पूर्ति के लिए गुडविल का वैल्यू हमको लगा कर देना पड़ता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तो ये बातें हमको समझ में आएगी कि किस तरीके से हम गुडविल के वैल्यू को जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको कैसे देते हैं, है ना। बात समझ में आ रही, तो ये काम हमको करना पड़ेगा। तो दो काम आपको समझ में आ गए, एक तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको करना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो का काम करना पड़ेगा, हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का काम करना पड़ेगा, और हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाने पड़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हर वो समय बनता है जिस समय एक बिजनेस रिवैल्यूएट होती है, मतलब पुनर्गठन जिस समय बिजनेस का होता है उस समय होता है। तो यहाँ पर भी एक पार्टनर जब जाएगा तो पुराने फॉर्म का रिवैल्यूएशन होगा। तो जब पुराने फॉर्म का रिवैल्यूएशन होगा तो एसेट और लायबिलिटी में जो इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट है, ड्यू टू इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट, और जो उससे हमें प्रॉफिट और लॉस जो हमें रिसीव होगा उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि इट इज़ नॉमिनल अकाउंट, या एक नॉमिनल अकाउंट की तरह बनाया जाता है, और इसके जो प्रॉफिट होते हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं जो भी पार्टनर है। तो इसके बारे में भी और हम पढ़ेंगे। बाकी चीज़ मैंने इसमें लिख रखा है कि इसको ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस चैप्टर, इसमें मैंने इसीलिए लिख दिया है कि हम आपको इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट वैसे ही बनाना है जैसे हम लोग बनाते आ रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर नहीं देखे हमारे तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको प्रीवियस चैप्टर गुडविल, एडमिशन ऑफ पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और भी बहुत सारे ढेरों वीडियो आपको वहाँ पर मिलेंगे जो आपको आपकी तैयारी में मदद कर सकते हैं। चले आगे बढ़े। तो अगला है कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस भी हमें करना पड़ेगा। हो सकता है रिटायरमेंट के समय में पार्टनरशिप फॉर्म में कुछ रिजर्व्स बचे हों, कुछ रिजर्व्स रखे हों, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस रखे हों, उसे हमें बांटना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही बांटेंगे जैसे हम लोग बांटते आए हैं। जब हम लोग प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे और समझाने का प्रयास हम आपको करेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको बस इतना समझना है कि जैसे हम लोग पिछले चैप्टर में बांट रहे थे वैसे ही हमको यहाँ भी बांटने हैं। बहुत टेंशन की बात नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा। दूसरा, हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी करने पड़ सकते हैं और करने पड़ेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत महसूस होगी। हमें रिज़र्व अगर हमको दिख रहा है पार्टनरशिप फॉर्म में कि रिज़र्व रखा हुआ है बिजनेस के अंतर्गत, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे बांटकर हटा देना होगा। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस भी अगर हमारे पास रखे हुए हैं तो उसे भी बांटकर हम लोग हटाएंगे, बेशक हटाएंगे। ठीक है, चलें आगे बढ़ें।
तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। और समझते हैं कि इसमें ट्रीटमेंट ऑफ जेएलपी भी करने पड़ेंगे। जेएलपी का मतलब क्या होता है? जॉइंट लैब पॉलिसी। जॉइंट लैब पॉलिसी जब कई बार बिजनेस जब स्टार्ट होती है, बिजनेस जब चलती है, तो उस समय हम लोग जॉइंट लैब पॉलिसी भी लेते हैं पार्टनरों के नाम से। पार्टनरों के लिए अलग से भी लेते हैं, एक कंबाइंड भी लेते हैं। जो भी कंबाइंड हम लेते हैं उसे हम लोग जॉइंट लैब पॉलिसी कहते हैं। ऐसी स्थिति में जब कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है तो उसे जॉइंट लैब पॉलिसी का जो भी वैल्यू बनेगा, अगर मैच्योरिटी कंप्लीट हो गई है तो मैच्योरिटी का जो पैसा मिलेगा वो अगर नहीं हुई तो जो सरेंडर वैल्यू बनेगा। अब सर ये मैच्योरिटी क्या होता है, सरेंडर वैल्यू क्या होता है, हम आपको नेक्स्ट पार्ट में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे। फिलहाल आपको सिर्फ समझना है कि हमें जेएलपी का भी काम करना पड़ सकता है। ठीक है जी। तो क्या क्या आप सीख गए, क्या क्या आपको करना पड़ेगा? तो आपको इस चैप्टर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो का काम करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट फिर से बनाने पड़ेंगे, और रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अगर एक्यूमुलेटेड कुछ है बचा हुआ तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ जेएलपी भी करेंगे। अब हमें समझना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का भी हमें काम करना पड़ेगा, जिसका रूल मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। आगे की स्लाइड में इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा मैं, पता नहीं यहाँ पे कैसे आ गया। और गेनिंग रेशियो का भी रूल मैंने लिख दिया है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होगा, मतलब आपके पास कितना शेयर है इस चैप्टर में, तो आपको पता है कि जो पार्टनर जा रहा है, मान लो कि ये कोई पार्टनर है, इस पार्टनर का शेयर पुराना पार्टनर गेन कर लेगा। तो जब गेन कर लेगा तो अपने जो ओल्ड शेयर है, ओल्ड रेशियो है, उसमें इसको क्या करेगा, ऐड कर लेगा। बात समझ में आ रही? और अगर आपको गेनिंग रेशियो निकालना हो, मतलब आपने कितना गेन किया है, तो आपको न्यू में से ओल्ड को माइनस करके चेक करना पड़ेगा। अगर आप अपने न्यू में से ओल्ड को माइनस कर देते हो तो जो आपको आता है वो आपका गेनिंग रेशियो है। बाकी मैं आपको आगे भी डिस्कस करूँगा इसके बारे में। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमें करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी हमें करने पड़ सकते, हो सकता है कुछ शर्त ऐसे हो कि अगर पुराने पार्टनर, किसी पार्टनर के जाने के बाद जो बचे हुए पार्टनर है वो शर्त रख ले कि हमको ये बिजनेस इस रेशियो में, इस कैपिटल में चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी करेंगे। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिटायरमेंट के समय हमें इतने काम करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, सेकंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, देन रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हमें करने पड़ सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का भी काम हमें करना पड़ सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ जेएलपी भी करने पड़ सकते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर होता है इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। इसको आप फिलहाल आप छोड़ दो यहाँ पे। ठीक है, आगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इफ़ रिक्वायर्ड, अगर आपको ज़रूरत है, क्वेश्चन में कहता है कि आपको करना है तो फिर आप करोगे, बेसिस ऑफ प्रीवियस चैप्टर। ठीक है, बाकी इसमें जो भी चीज़ें आएंगी मैं प्रैक्टिकल में और भी डिटेल करता चला जाऊंगा। अब हमें पढ़ना है यहाँ पर कि हमें जो रिटायरिंग पार्टनर है उसे क्या क्या अमाउंट पे करने हैं। इस चैप्टर में अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ ज़रूरी है तो वो ये है, आप इसको 5 स्टार देकर काम कर सकते हैं। 5 स्टार, इस टॉपिक को आप 5 स्टार दीजिए, बिल्कुल कहीं से मतलब आपको पूछने लायक ये टॉपिक है, यकीन मानिए। ठीक है, ये टॉपिक पूछने लायक है। यहाँ से थ्योरी पूछे जाते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर को हम लोग क्या क्या पे करते हैं, या डिसीज पार्टनर, डेथ पार्टनर जो डिसीज पार्टनर है उसके वहाँ पर भी यही काम होते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है, हम आगे आपको बताएंगे जब मैं आपको डेथ ऑफ पार्टनर का थ्योरी पढ़ाऊंगा तो और भी डिटेल में इस चीज़ को बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझो कि रिटायरिंग पार्टनर के समय में हम लोगों को ये काम करने पड़ सकते हैं, क्या क्या देना पड़ेगा, रिटायरिंग पार्टनर को क्या क्या पे करना पड़ेगा। ठीक है, स्वाभाविक है, उसके कैपिटल में जो बैलेंस है वो पे करोगे कि नहीं करोगे, उसके अकाउंट में जो बैलेंस है कैपिटल में वो तो पे करोगे। अगर कोई क्रेडिट बैलेंस करेंट अकाउंट में है, ठीक है, वो भी पे करोगे। अगर कोई रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो भी उसे दोगे। अगर गुडविल है, गुडविल में शेयर बनता है तो वो भी उसे देना पड़ेगा। अगर उसको रिवैल्यूएशन होती है किसी एसेट और लायबिलिटी में तो उससे जो प्रॉफिट और लॉस होता है, जो एज्यूम होता है, जो भी रिसीव होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके उसे देना पड़ेगा। और शेयर ऑफ रिटायरमेंट, अगर ऐसा बनता है कि रिटायरमेंट जब मैं कर रहा हूँ उस वहाँ तक लास्ट फाइनेंशियल ईयर के बाद
ठीक है। उसके बाद अगर मैंने 6 महीने बिजनेस में काम किया, 3 मंथ मैंने काम किया, उस पीरियड का जो प्रॉफिट बनता है वो हमें चाहिए, तो ऐसी स्थिति में उसको दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इन्वॉल्व किया जा सकता है अगर होगा तो। क्वेश्चन में कहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आप दीजिए तो देंगे, नहीं देना होगा तो नहीं देंगे, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हम उसको पे करेंगे। सबसे पहले क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल, उसका जो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है वो उसे पे करेंगे। उसके बाद अगर करेंट अकाउंट में कोई बैलेंस है वो उसे पे करेंगे। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में कोई चीज़ है, कोई अमाउंट है तो वो उसे पे करेंगे। और उसके बाद अगर गुडविल है तो उसे पे करेंगे। अगर रिवैल्यूएशन हम करते हैं तो उसका जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो हमें पे करेंगे। और शेयर इन प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, ये डेथ के समय भी सेम कंडीशन लागू होती है, ठीक है। इसलिए बहुत सारे लोग इसको रिटायरमेंट और डेथ को एक साथ पढ़ा देते हैं, ठीक है। मैं भी पढ़ा दूंगा, पढ़ा रहा हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं डेथ के लिए और भी अलग से कॉन्सेप्ट भी दूंगा जब मैं डेथ पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्चुअल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अगर क्वेश्चन में लिखा हो तो आप उसे पे करोगे, नहीं लिखा है तो नहीं पे करोगे। बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। अगर आपको बात समझ में आ रही है तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि हमें सर आपकी बात समझ में आ रही है और हमें आपकी मेहनत अच्छी लग रही है। हमको लग रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमारे लिए कर रहे हैं। बात समझ में आ रही, चलें आगे बढ़ें। तो ये तो रहा कि आप उसे देंगे। अच्छा, एक बात और जान लीजिए कि जो चीज़ हम पार्टनरों को देते हैं वो सब अकाउंट में क्रेडिट में लिखा आता है, जो कि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। कैसा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है किसका? कैपिटल का। क्यों? समझ में आ रहा है? कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। इसलिए समझना है, इस बात को हमेशा याद रखना है कि कैपिटल का जो क्रेडिट बैलेंस होता है उसमें हम लोग इसको करेंगे, उसको देंगे, ठीक है। जब हम अकाउंट बनाएंगे तो यही सारी चीज़ें, फिर से समझिए, जो यही सारी चीज़ें हम क्रेडिट में लिख देंगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया है, ठीक है, लेकिन जब मैं अकाउंट बनाऊंगा तो ये सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी? क्रेडिट में जाएंगी। क्यों? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ें। अब इसमें डिडक्शन क्या क्या होगा, क्या क्या हम उसके अकाउंट से डिडक्ट करेंगे, उसके अकाउंट से काटेंगे भी। तो हो सकता है कुछ एडवांस उसने ले रखा हो सकता है कुछ लॉस हो उसके अकाउंट में जो उसे जाने हैं। ऐसा तो नहीं कि हमेशा प्रॉफिट भी ही हो, उसे लॉस भी तो हो सकता है। तो लॉस होगा तो फिर भाई उसके अकाउंट से काटेंगे कि नहीं काटेंगे, बात बताइए मुझे, ठीक है। काटेंगे कि नहीं काटेंगे? तो ये भी तो हो सकता है कि लॉस हो। आइए बढ़ते हैं। तो डेबिट बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब लॉस होता है, आपके अकाउंट में पैसा माइनस में चल रहा है। अगर कोई गुडविल पहले से है, जैसा कि आपको पता है कि गुडविल पहले से होता है तो उसको रिटर्न ऑफ करना पड़ता है। तो रिटर्न ऑफ करने के लिए पार्टनर को डेबिट करना पड़ता है। डेबिट करने का मतलब पार्टनर के अकाउंट से पैसे निकालना होता है, देना नहीं होता है। ये बात आप जान लीजिए। शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस, तो गुडविल रिटर्न ऑफ अगर कर रहे हैं, पुराना गुडविल आप बांट रहे हैं, ठीक है, तो वो डेबिट होगा, मतलब माइनस होगा। आप एक्यूमुलेटेड कोई लॉस है तो वो भी माइनस होगा। अगर आपने ड्राइंग ले रखा है बिजनेस से, अगर कोई ड्राइंग कर रखा है तो ड्राइंग और प्लस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो दोनों माइनस होगा। शेयर ऑफ लॉस अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन के समय प्रॉफिट होता है तो प्लस कर देंगे, ठीक है, लेकिन लॉस होगा तो माइनस कर देंगे, ठीक है। और अगर किसी तरह का कोई बिजनेस में लॉस है या कोई पीएल सस्पेंस अकाउंट है, लॉस में अगर है तो फिर वो सारी की सारी चीज़ें लेस होंगी। बात समझ में आ रही? प्लस क्या क्या होगा? तो उसके क्रेडिट अकाउंट का बैलेंस प्लस होगा, उसके करेंट अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है वो प्लस होगा। शेयर ऑफ रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस होगा, प्रॉफिट प्लस होगा। और लॉस क्या होगा? माइनस होगा। ये रहा, लॉस माइनस होगा। शेयर ऑफ गुडविल, उसको जो गुडविल मिलेगा वो प्लस होगा। और अगर कोई पुराना गुडविल रिटर्न ऑफ करते हैं, बैलेंस शीट में लिखा रहता है, आपको पता होना चाहिए कि रिटर्न ऑफ जब हम करते हैं तो उसको माइनस करेंगे। कि क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? और रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो प्लस करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस है वो माइनस करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है उसे प्लस करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ड्राइंग अगर हमें लेना है तो वो माइनस करेंगे। डी से ड्राइंग, डी से डेबिट, ठीक है। डी से ड्राइंग, डी से डेबिट होता है और डेबिट को माइनस कहा जाता है पार्टनर के लिए।
क्या समझ में आ रहा है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट प्लस करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट का कोई लॉस होगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो इसी को हम जब अकाउंट में बनाएंगे, रिटायरिंग पार्टनर या डिजीज पार्टनर दोनों के लिए सेम है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट में जब बनाएंगे तो अकाउंट के लिए आप जानते हैं इस तरह का फॉर्मेट होता है। एक डेबिट साइड होता है, ठीक है, स्लाइड में यहाँ डेबिट लिखना भूल गया मैं, डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, तो जो सारी चीज़ें मैंने प्लस में लिखी ना वहाँ पे, वो देखो यहाँ क्रेडिट में मैं उठा के ले आया। ठीक है, मैं भी बहुत समझदार हूँ, मैंने दोबारा लिखा नहीं, उसी को कॉपी पेस्ट किया हूँ। ठीक है, तो आप भी कॉपी पेस्ट कर लो। ठीक है, और इस सब चीज़ को डेबिट में लिखकर लॉस लिस्ट करेंगे। समझ में आ रहा है, इसको डेबिट में लिखने का मतलब मैंने इसको लिस्ट कर दिया है। ठीक है, तो क्या क्या है फिर से एक नज़र डालते हैं। क्रेडिट बैलेंस ऑफ फिश कैपिटल, क्रेडिट बैलेंस, इसको BD लिखेंगे। सबसे पहले जब अकाउंट की शुरुआत करेंगे तो अकाउंट में बाई साइड में जो क्रेडिट साइड है उसमें हम बाई लिखते हैं और जो डेबिट साइड है उसमें 2 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर BD लिखेंगे, जो ओपनिंग बैलेंस होगा ना कैपिटल का उसको BD लिखेंगे। अब यहाँ पर चूँकि हमें अकाउंट है तो इसमें अकाउंट में फैसिलिटी है कि हम बैलेंस भी शो करेंगे। तो जब हम बैलेंस शो करेंगे तो सबसे पहले देखिएगा कि बैलेंस कैसे शो करना है, कि इस साइड में अगर बैलेंस आता है, ठीक ना, इस साइड को हम ऐड करेंगे, इस साइड में ले जाएंगे। यहाँ पर जो बैलेंस आएगा, जो बचेगा माइनस करने के बाद, तो उसको हम कैश में पेड करेंगे। यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिएगा, जहाँ पर मैंने कैश लिखा है ना उसके ऑब्लिंग में लोन भी लिखा है। ठीक है, हो सकता है, अब लोन का क्या चक्कर है सर, फिर से समझिए। हो सकता है पेमेंट के समय आपके अकाउंट में पैसे ना हो बिजनेस में, तो क्या करोगे आप उससे आप कैपिटल तो आप हिसाब कर दिए ना। अगर बिजनेस से किसी पार्टनर के रिटायरमेंट होने का क्या मतलब है, उसके कैपिटल को आपने साइड कर दिया। ठीक है, उसको साइड करने का मतलब उसके कैपिटल को आपने साइड कर दिया, उससे आपने कहा कि हट जाओ यहाँ से। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो उसका जो भी हिसाब बना, अगर आप कैश पे कर दे रहे हो तो ठीक है, कैश पे कर दीजिए। अगर आप रख रहे हो तो उसको टू लोन कर दीजिएगा। ठीक है, क्या कर दीजिएगा, टू लोन। सपोज अगर कोई A नाम का आदमी रिटायर कर रहा है तो A's लोन लिखेंगे, B नाम का कोई आदमी रिटायर कर रहा है तो B's लोन लिखेंगे, C नाम का आदमी कोई रिटायर कर रहा है तो C's लोन लिखेंगे और टू कैश लिखेंगे। क्यों, समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे बढ़े, फिर से समझा दें क्या। तो ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। और इसके जो प्लस हमने ऊपर में दिखाया था, ठीक है, जो हमने प्लस में दिखाया था, यहाँ देखेंगे ये सारी चीज़ें, ये सब जो प्लस था ये सब मैं क्रेडिट में लेके गया हूँ, और जो माइनस में था उसको मैंने डेबिट में लिखा है यहाँ से उठाकर। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसे नोट डाउन भी कर लेना। ठीक है, और इसको यहाँ से नोट करना। अब सवाल ये है कि कई बार हमें इसका जर्नल एंट्री भी करना पड़ेगा जब हम पे करेंगे। तो जर्नल एंट्री करने का क्या रूल है, जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको डेबिट करेंगे। अगर हम कैश में पेड कर रहे हैं तो टू कैश लिखेंगे। अगर हम रिटायरिंग पार्टनर का पैसा हम लोन में रख रहे हैं तो उसका जो बैलेंस है उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। मतलब कि कैश के जगह पर हम रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट भी लिखेंगे। समझ में आ गया? ठीक है जी। तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन, यहाँ लोआ लिखा गया है तो इसको एन भी लगा दीजिए। ठीक है, लोन, क्लियर, लो आ नहीं होगा, यहाँ पर लोन होगा। क्यों, समझ में आ गया? तो ये एंट्री भी आप याद रखेंगे। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, अगर इफ़ नथिंग पेड इन कैश, मतलब कि अगर आप कैश में पेड नहीं कर पा रहे हो तो अच्छा, कई बार आप देखेंगे कि कुछ पैसे कैश में भी पे हुए, कुछ पैसे रिटायरिंग लोन में भी रखे गए, तो दोनों एंट्री कर डालेंगे। जो कैश में हुआ वो कैश में, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर 20,000 का हिसाब बनता है और आप 5,000 कैश में दे रहे हैं, तो 15,000 आप लोन के रूप में ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दोनों एंट्री हो जाएंगे, कैश अकाउंट भी हो जाएंगे, टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट भी हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जितने भी थ्योरी बच गए हैं हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, आप इसे नोट करें और इसको 1, 2 बार, 3 बार, 4 बार तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक आपके माइंड में खुद से सेटअप ना बैठ जाए, एक तरह का इमेज ना आ जाए इस चैप्टर को लेकर कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या करना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, सबसे पहले तो आप शुरू से नोट करें। मैं आपको थोड़ा सा वक्त दे रहा हूँ इसको नोट करने का, स्लाइड को। ठीक है,
है कि नहीं, थोड़ा सा मैं वक्त दे रहा हूँ। तो सबसे पहले ये टॉपिक था मेरा, ठीक है। इस टॉपिक के बाद मैंने इसका मीनिंग आप नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद इसको नोट कर लें, ठीक है, या वीडियो को पॉज करके नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। उसके बाद आप इसको नोट कर लें। ये मेरा टॉपिक था कि क्या क्या हम उसे पे करेंगे, क्रेडिट में क्या क्या पे करेंगे और लेस क्या क्या करेंगे। उसके बाद मैंने अकाउंट बना के इसको बताया, ठीक है। उसके बाद ये पेमेंट है, क्लियर, एंट्री है, ये जर्नल एंट्री। अब बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा, टेक केयर करने से पहले एक बात बता दूं कि वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ कम से कम शेयर करें, 1 से 2 दोस्तों के साथ, और जितने भी आपके फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप हैं वहाँ भी कम से कम शेयर कर दें, ताकि इस चैनल को आपसे कुछ हेल्प मिल सके। हमसे जो हेल्प हो रहा है वो तो मैं कर ही रहा हूँ, आपसे भी कुछ हेल्प हो जाए, इस चैनल को बेहतर कर पाएँ हम, तो बड़ी खुशी की बात है ना। तो आपको ये संदेश जन जन तक पहुंचाना है, हर बच्चे तक पहुंचाना है, ताकि मैं उन तमाम बच्चों तक पहुंच सकूं जहां तक एजुकेशन पैसे की वजह से नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। तो और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके काम के लिए है। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स बॉक्स में आप लिख कर बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा और आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी करूंगा। बिल्कुल आप निश्चिंत होकर हमारे साथ जुड़िए और अपनी पढ़ाई को बेहतर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।